आदमी को किसी भी तरह की जांच पड़ताल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि तुरंत मनीष जी ने बयान दिया कि मैं सब तरह की जांच के लिए तैयार हूँ। CBI ED जो जांच करना चाहे जांच कर ले। मनीष जी धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन के केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे क्यों कर दूंगा, जब कुछ करा ही नहीं तो कर लो जांच। सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकारी बन जाएगी गुजरात में। देखिए, आज लगातार 7 दिन से भारतीय जनता पार्टी एक ही मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल आप मुद्दों को मत अटकाइए। आप जनता के सामने जवाब दीजिए कि आपने शराब माफिया को राहत क्यों दी, 2% से उनका 12% क्यों, कंपनियों को ठेके दिए। जब शिकायत थी तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो 25 अक्टूबर को नोटिस जारी किया, सोकार्ड नोटिस, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों आपने दिल्ली के लोगों को, युवाओं को रिहायशी कॉलोनी में, स्कूलों में और मंदिरों के पास ठेके खोलकर उनको शराब के नशे की ओर धकेलने का काम किया है? इस बात का जवाब नहीं है। वो दूसरी बातें कर रहे हैं। वो कभी कह रहे हमारा तो बहुत बड़े अखबार में खबर छपी है तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे तो खबर अगर छप गई तो बेईमानी और भ्रष्टाचार इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। और दूसरा कि जिस तरह से कल उन्होंने विधानसभा के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाने का जो उन्होंने तानाशाही दिखाई है, इतना लोकतंत्र की हत्या की है, ये इतिहास में पहला उदाहरण है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी अगर सच्चाई है तो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत नहीं है। जनता का विश्वास आपके प्रति हट गया है। आपको जवाब देने हैं तो ये बताइए, शराब नीति लाकर आपने हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को दिल्ली के खजाने से लूटने क्यों दिया? देखिए, वो बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं। वो तरह तरह के ड्रामे करते हैं। पहले कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, इसलिए ये शराब नीति के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, इसलिए ये कह रहे हैं। अभी इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। क्या कोई उन्होंने आज तक सबूत दिखाया है? और ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी बीजेपी के नेताओं के ऊपर इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए थे, नितिन गडकरी जी के ऊपर। उनसे जाकर लिखित में माफी मांगी है, पैरों में पड़कर माफी मांगी है। स्वर्गीय अरुण जेटली से भी माफी मांग चुके हैं। तो ये इनकी पुरानी आदत है कि जनता को गुमराह किया जाए। अब जनता जवाब जानना चाहती है। विधानसभा में विश्वास मत लाने से कोई मतलब नहीं है। जनता का विश्वास आपके प्रति समाप्त हो गया है। आप जवाब दीजिए कि शराब नीति में जो हजारों करोड़ घोटाला हुआ है उस पर जवाब दीजिए। आप गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अब तो ये स्पष्ट है, 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 अब तो ये स्पष्ट है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, भ्रष्ट है जी, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है जी, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है जी, भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है।
अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, गली गली में शोर 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 है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अरे अब तो ये स्पष्ट है, अरे भैया भैया आगे साइड है। स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अबे वो लाइव है, वो लाइव है, वो लाइव है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। आ जाओ भैया आ जाओ। अब तो ये स्पष्ट है, 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 गली गली में शोर 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 है, थोड़ी भिड़ा गली गली में थोड़ी आगे शोर तो है, पैर लगना गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पीछे जगह खाली करवाने बैग चल रहा है गिर जाएगा। बर्खास्त क्या खाली करवानी? बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गली गली में शोर है, 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 गली गली में शोर है। भ्रष्ट है जी, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है जी, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है जी, भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर। किया। स्कूलों में कमरे बनाने थे, उसमें भी करप्शन कर दिया। आपने स्कूलों में कमरे, टॉयलेट बनाने थे, उनको कमरे में जोड़ दिया। कोई तो डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं, कोई तो क्षेत्र छोड़ा नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। और तभी क्या करते मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आज का ये दिखा रहा हूं। 47 फाइल्स चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जाती हैं, चीफ मिनिस्टर साहब साइन नहीं करते, उनका स्टाफ साइन कर रहा है। भाई स्टाफ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बताइए। ये वो मुख्यमंत्री जिनके पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से एलजी ऑफिस को फाइल जा रही है
ये दूर से उसको दिखा के, हाँ मुख्यमंत्री जी ये फाइल जा रही है, 20 मिनट दूर से देख के और भेज देते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है। इसका सीधा अर्थ है फाइल पे साइन नहीं करना। इसका अर्थ है कि आप गलत काम कर रहे हो, ताकि जब राज खुले, जब पास आए कड़ी, तो आज जब खुले कड़ी और जब पास आए हथकड़ी, तो आप कह दो हमने तो साइन ही नहीं किए थे फाइल पे, हमने तो सिग्नेचर ही नहीं किए थे। लेकिन कानून सब लोगों के लिए बराबर होता है। मुख्यमंत्री जी, केजरीवाल जी सब जानते हैं, सिसोदिया जी चाहे कितना भी बखान कर लो कि हम तो कमरे बना रहे थे, लेकिन जो करप्शन किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो शराब माफिया से मिलकर किया हो, स्कूल बनाने में, कमरे बनाने में किया हो, भ्रष्टाचार होता है। और उस भ्रष्टाचार का जो जिम्मेदार होता है वो सरकार का मुखिया होता है। साइन नहीं किए लेकिन बच नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, सवाल पूछने के बाद जवाब नहीं देना, बेचारा बनने की कोशिश करना, जिम्मेदारी से भागना, जवाबों से भागना, ये बिल्कुल दिखाता है कि आपने बहुत बड़ी बेईमानी की है शराब माफिया के बाद। अगला जो आपने किया है सीरीज ऑफ करप्शन में, एक और सीरीज ऑफ करप्शन में एक और घोटाला सामने आया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा पूर्व शराब मंत्री से कहना चाहता हूं कि सारे घोटाले खुल रहे हैं, सारी बातें सामने आ रही हैं, जनता देख रही है कि आपको बिठाया किस लिए था और आप कर क्या रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं निवेदन करूंगा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी से, आपको ये जो घोटाला हुआ है तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं, आपको संबोधित करें। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक 34 पेज की रिपोर्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये जो लिखती है रिपोर्ट पे, सीवीसी द इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ वर्क डन बाय टेक्निकल एग्जामिनर। सीवीसी कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, वो सीबीआई और पुलिस के ऊपर है। वो एडवाइस करती है, गाइडलाइंस देती है, जांच करती है, डायरेक्शंस देती है और देश की सबसे विश्वास प्राप्त संस्था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि ये कंप्लेंट है 4 पेज की हमारी, जो मैंने सीवीसी को मिलकर 25 जुलाई 2019 को सौंपी थी और उनसे आग्रह किया था कि इसकी तुरंत जांच कराई जाए, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए सरकारी खजाने से चोरी हो रहा है शिक्षा के नाम पर। जो शिक्षा के बजट को बढ़ाने की बात की गई थी, वो वास्तविकता में बढ़ाया इसलिए गया था जो पैसा चोरी करके, भ्रष्टाचार करके अपने घर ले जाए। सीवीसी ने हमारी उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया, तुरंत उन्होंने हमारे सामने ही आदेश जारी कर दिए रिपोर्ट को, हमारी चिट्ठी को पढ़ने के बाद, क्योंकि उनको भी लगा कि बहुत सब्सटेंशियल और टू द पॉइंट कंप्लेंट है और टाइम बाउंड मैनर में टेक्निकल एग्जामिनर
चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन को, CTEO को सौंप दिया। ये रिपोर्ट आती है 17 फरवरी 2020 को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 17 फरवरी 2020 को दिल्ली सरकार के पास, CVC के द्वारा दिल्ली सरकार को दी जाती है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अपना एक काम करने का तरीका है, और रिपोर्ट क्योंकि गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए सिर्फ उन्हीं के पास जाएगी जिन पर कार्रवाई, जिससे कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है और जांच की अपेक्षा की जाती है। और इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी विजिलेंस दिल्ली गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सौंपी 17 फरवरी 2020 को। ये मानकर, ये सोचकर कि दिल्ली की सरकार इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, इसे रोकेगी, खजाने को खाली होने से बचाएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि अगर साहू ही चोर है, वो एक फिल्म का गाना भी है कि अगर माझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। इस मामले में भी यही हुआ। ये रिपोर्ट चोरों को दे दी गई साहू समझ, और इन्होंने इसको 2.5 साल तक दबा कर रखा और कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इसमें इनके अपने काले कारनामे। अब काले कारनामे इस हद तक हैं कि मैं CVC की कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर बता रहा हूं, और वो पंक्तियां ये है कि CVC जब जांच कर रही थी तो एक नाम सामने आ रहा था, मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स। तो CVC ने कहा ये बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स क्या चीज है? ये आर्किटेक्ट है, ये सत्येंद्र जैन जी के बहुत नजदीकी है। मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स ये मनीष सिसोदिया के बहुत नजदीकी है, और ये जो घालमेल हुआ है, ये बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स के जो भी करता धरता है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी के बीच में, इन चारों ने मिलकर ये पैसा सरकारी खजाने से लूटा है। इसके बारे में CVC के ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ रहा हूं। पहले बार-बार CVC ने पूछा, कोई रिप्लाई नहीं हुआ। फिर CVC ने एक लेटर लिखा। Even a letter was written to Chief Engineer Education specifically asking about appointment of Messrs. Babbar and Babbar Associates, कि भाई इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है? आपने एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है जो पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, जो जिसके आदेश पर पैसा सरकारी खजाने से निकल रहा है, जिसके आदेश पर काम हो रहा है, जिसके आदेश पर जितने का टेंडर गया है उससे 90% तक, मान लीजिए कि एक चीज का टेंडर गया 100 रुपए, तो L1 जो था उसको 100 रुपए मिलने चाहिए उस काम के लिए, उसको 190 रुपए तक की पेमेंट इस आर्किटेक्ट ने करवाई है, यानी कि 90% एक्स्ट्रा। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई ये इसकी अपॉइंटमेंट कैसे, लिखकर पूछा, however, while letter dated 18 सितंबर 2019, it was replied that readily available information about appointment of the architect was not found on records. सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है इमीडिएटली कि, और रिकॉर्ड भी हमें नहीं मिल रहा है कि इसको अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। आपको मालूम है सरकार में कोई काम बिना टेंडर के नहीं हो सकता। अगर आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना है तो भी टेंडर लेना होगा, अगर करना होगा आपको आर्किटेक्ट अपॉइंट करना है तो भी टेंडर करना होगा, आपको वर्क कोई कंस्ट्रक्शन या कोई भी किसी तरह का काम करना है तो वो भी आपको टेंडर करना होगा।
आगे सीवीसी लिखता है अपनी रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट का ही अंश है, फॉलोइंग क्वेरीज रिमेन unanswered regarding Messrs. Babbar and Babbar Associates. 1. How the appointment, ये रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को भेजा गया है। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चनेबल, जिसको सेटल करना चाहिए था, 2.5 साल तक दबाए रखा। How the appointment of Messrs. Babbar and Babbar Associates was done in such a high value project, जो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो सरकार के खजाने से हजारों करोड़ रुपया निकल रहा है, जिसके आदेशों से, जिसके साइन से, how the appointment of Messrs. Babbar and Babbar Associates was done in such a high value project, whether through open tendering or through limited tendering? No reply. आज तक कोई रिप्लाई नहीं। Whether the approval of competent authority was taken for appointment of the architect, फिर मैं पढ़ देता हूँ, whether the approval of competent authority was taken for appointment of the architect firm Messrs. Babbar and Babbar or not. Competent authority से कुछ अप्रूवल ली कि नहीं ली? नो आंसर। ये रिपोर्ट तैयार करते वक्त भी इसको पढ़ने के बाद लगता है कि जब सीवीसी ने बार बार पूछा तब भी उसके बाद कोई रिकॉर्ड पे रिप्लाई नहीं दिया गया। तो एक लिखा गया, हमारे पास हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे? एक पत्र लिखकर मामले पर उसके बाद आंख और कान सब बंद कर दिए। What was the scope of services to be offered by Messrs. Babbar and Babbar Associates? वो काम क्या करना था, उसका स्कोप क्या है, वो सीवीसी को नहीं बताया। What was the consideration for Messrs. Babbar and Babbar in lieu of its services? उसको आप जो सर्विस वो दे रहा है उसके बदले में उसको कंसिडरेशन कितना पैसा उनको आप दे रहे हैं, इसका भी कोई लेखा जोखा इस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति ने ये सारा पैसा खर्च किया, जिस व्यक्ति ने टेंडर अमाउंट से 500 करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट करवा दी। अब आप देखिए, कुल इन्होंने तय क्या किया था? इन्होंने तय किया था इन्होंने तय किया था कि हम जिन स्कूलों में की कक्षाओं में 50 या उससे ज्यादा बच्चे, 50 क्योंकि 50 से ज्यादा बच्चे कक्षा में नहीं होते, अच्छी बात है, तो उन तमाम विद्यालयों में हम एडिशनल क्लासरूम्स बनाएंगे। तो इन्होंने 207 स्कूल आइडेंटिफाई की, जो ये बात करते हैं ना हमने स्कूलों की सूरत बदल दी वगैरह वगैरह, तो मैं उनका हाल बयां कर रहा हूँ। इसके बारे में भी सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इनकम्प्लीट वर्क, सब स्टैंडर्ड वर्क, ये सारे प्रूफ सीवीसी ने फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद इस रिपोर्ट में लिखे। तो दो घपलों की बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। एक तो एक ही काम की 2 पेमेंट, सीवीसी ने इसके बारे में कहा है कि 680 जो इंडेक्स हैं, जो 16-17 और 17-18 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क है, रिपेयर वर्क, उसके लिए जो इशू किए गए उनकी सबकी जांच होनी थी। क्यों? क्योंकि 2015-16 में मेंटेनेंस डिवीजन ने 15 करोड़ रुपए खर्च किए, 2015-16 में खर्च किए 15 करोड़ रुपए। और आप जानते हैं 16-17 और 17-18 में जब ये कमरों का खेल चल रहा था, उस 2 सालों में करे 300 करोड़ रुपए। ये जो 1350 करोड़ रुपए की पेमेंट हो रही है, ये इससे अलग है। और ये जो 300 करोड़ रुपए की जो पेमेंट हुई है, ये और ये 1350 करोड़ रुपए की पेमेंट है, वो इसमें बहुत सारे काम एक ही स्कूल में
काम एक हुआ है, पेमेंट दो हुई। इसमें पीडब्ल्यूडी की 2 डिविजन्स हैं, एक प्रोजेक्ट डिवीजन जिसने 1350 करोड़ रुपए का काम किया, एक मेंटेनेंस डिवीजन जिसने लगभग 300 करोड़ रुपए का काम किया। वो जो मेंटेनेंस डिवीजन है उसने इस दौरान में 680 इंडेंट जो है इशू किए। ये जो मेंटेनेंस डिवीजन काम करती है, ये स्कूल के प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट पर के आधार पर रिक्वेजिशन। सीवीसी ने लिखा है कि इसमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें स्कूल ने कहा कि स्कूल को पता ही नहीं, उनके बिल भी बन गए और पेमेंट भी हो। ये सीवीसी कह रहा है। तो दूसरा बड़ा घपला, एक काम की 2 पेमेंट, जिसकी जांच करने के लिए बोला था कि 680 इंडेंट्स जो इशू किए गए जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है, ये इनकी सबकी जांच हुई, इसको दबा लिया। फिर उसके बाद जो 207 स्कूल छाटे गए जिनमें कमरे बनने थे, तो इनिशियली डिसाइड हुआ 2526 कमरे बनने, और बाद में उसको एक्सटेंड करके 194 स्कूल का टेंडर हुआ और उसमें लगभग 836 करोड़ रुपए कुल पेमेंट का फाइनल मोहर लगी। यानी जब टेंडर होता है तो L1 को देने वाली पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट वो थी 836 करोड़ रुपए। इन 194 स्कूलों में इनके हिसाब से जो कमरे बनने का जो उन्होंने बात की वो 8089 कमरे, 2526 से बढ़ के 8089। लेकिन सीवीसी लिखता है कि एक्चुअल में इन्होंने सारा बजट जो था 836 करोड़ रुपए का तो खर्च कर ही दिया, उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए और खर्च दिए बिना टेंडर के ज्यादा, और 53 स्कूलों में एक भी कमरा नहीं था। यानी कि 194 स्कूलों में कमरे बनने थे, उनमें से 53 स्कूलों में कोई काम ही नहीं हुआ, और टेंडर का जो अमाउंट था 836 करोड़ रुपए से बढ़कर हो गया 1315 करोड़, क्योंकि मिस्टर बब्बर एंड बब्बर एक्सपर्ट इन करप्शन, इन कॉन्स्पिरेसी, इसमें इनके एडवाइजर थे कि पैसा सरकार के खजाने से कैसे निकाला जाए। उसके बाद उन 141 स्कूलों में भी जो क्लासरूम सेक्शन में बने वो बने सिर्फ 4027, जो एक्चुअल क्लासरूम बने 4027, और वो भी एक बहुत बड़ा घपला है। वो भी इसमें सीवीसी ने जिक्र किया है कि जो कमरे बने स्कूलों में, नजरगढ़ में एक स्कूल ऐसा है जिसमें कुल बच्चे हैं 40, यानी कि एनरोलमेंट है 40 स्टूडेंट्स का। तो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो कमरे भी होंगे तब, और बच्चे हैं सिर्फ 40, और बनाने के कमरे किन स्कूलों में जिनमें 50 और उससे ज्यादा के बच्चे, और यहां बना दिए 12 कमरे, क्लासरूम 12। तो ये 4027 में भी बच्चे कितने आए और कमरे कितने चाहिए और कमरे कितने बन गए, वो अलग एक बड़ा घपला है कि बच्चे 100 हैं, कमरे 40 बना दिए। पहले जाओ, बनाए जाओ, जहां जगह दिख रही है ग्राउंड में खड़ी करते जाओ बिल्डिंग, ग्राउंड प्ले ग्राउंड खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि जितना एक्सप्लॉइट करेंगे उतना पैसा आएगा। अब आप कहेंगे कि आप तो कहते हैं कि इसमें 8089 थे, इन्होंने एक्चुअली में क्लासरूम बनाए 4027, पेमेंट हुई 7138 करोड़।
पेमेंट हुई है 7,138 करोड़। ये इसमें जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आदिल जी हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब ये बोल रहे हैं, ये बोल रहा है सीवीसी। हम तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कैसे हो गए भाई, वो 4 क्लासरूम तो 4,027 ही है। तो सीवीसी कहता है कि इनको एक्चुअल में 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाने थे। इन्होंने 141 स्कूलों में ही 1214 टॉयलेट ब्लॉक्स बना दिए। 1214 टॉयलेट ब्लॉक्स बना दिए 141 में, यानी कि 75% से भी कम स्कूल्स में जितने 100% स्कोप था उसमें जितना बनाना था उससे 10 टाइम्स अगर देखे गए कैलकुलेट करेंगे तो इतनी 1214 टॉयलेट ब्लॉक बना दिए। और फिर कहते हैं ये इक्वल क्लासरूम्स, इक्वल टू क्लासरूम्स, हमने इक्वल टू क्लासरूम्स, और इसलिए हमने 1214 कमरों का टॉयलेट का कमरे के हिसाब से 28 लाख रुपए के हिसाब से हमने इसका पेमेंट कर दिया। तो अब 4,027 में 1214 कमरे और जोड़ दो, और आपकी जानकारी के लिए ये सब सेमी पक्का कमरा है, इनमें लेंटर नहीं डल रहा, टुकड़ी लगाई जा रही है। सीवीसी कहता है कि जो सेमी पक्का स्ट्रक्चर है, जो टोटली एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, उसकी कीमत सरकार ने, जो पक्का स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, प्रॉपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उससे ज्यादा कीमत इन्होंने इन कमरों की पे की, और वो भी विदाउट टेंडर, बिना कंपटीशन के। बब्बर एंड बब्बर जिंदाबाद। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जीएफआर 2005 का टोटल वायलेशन किया, कंप्लीट वायलेशन। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 का कंप्लीट वायलेशन, सीवीसी गाइडलाइंस का कंप्लीट वायलेशन, और सिर्फ एक ही रात कि हमारी धौंस से कौन नहीं डरेगा। एजेंसीज हो, कोर्ट हो, सरकार हो, रिपोर्ट तो सीवीसी ने बनाई थी, केजरीवाल जी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। अगर हस्तक्षेप होता केंद्र सरकार का तो आप 2.5 साल तक इसको छुपाकर कैसे रख लेते। ये रिपोर्ट सीवीसी ने अपना धर्म का पालन करते हुए एक सही चीज को, दिल्ली की आम जनता के पैसे को लूटा ना जा पाए, और लूट लिया है तो वापस आ जाए खजाने में, और अब कह रहे हैं ओल्ड मैटर हो गया। इट इज ओल्ड मैटर नाउ। 2.5 साल तक दबाए रखा, छुपाए रखा, और अब वो क्योंकि ओल्ड मैटर हो गया है तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। ना हम ये बता सकते हैं कि बब्बर एंड बब्बर, शायद इसमें भी उस समय भी सत्येंद्र जैन जी की और मनीष सिसोदिया जी की याददाश्त चली गई कि उन्होंने बब्बर एंड बब्बर को कैसे अपॉइंट किया, वो आज तक वो सीवीसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा अंत में यही कहना है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सीबीआई को मामला सौंपा जाना चाहिए, और इसके साथ साथ हम इस पर एकेडमिक रिप्लाई चाहते हैं। लफाजी नहीं, ये बीजेपी वालों ने, अरे भाई ये बीजेपी की रिपोर्ट नहीं कह सकते हम आप, 2.5 साल से आपने दबाई हुई है, छुपाई हुई है। तो इसलिए हमारा कहना है कि शिक्षा घोटाला हुआ है उसको लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपको संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता
गौरव भाटिया जी मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गौरव भाटिया जी से आप सबको संबोधित करें और जो शिक्षा घोटाला का है वो आपके सामने उजागर करें। गौरव जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग आपके समक्ष इससे पहले बड़ी प्रमुखता से जो अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो 3 महीने से जेल में है, मंत्री पद से हटाए नहीं गए। तो स्वास्थ्य, आबकारी और जब बार बार कठिन प्रश्न इस मंच से भारतीय जनता पार्टी पूछती है और दिल्ली की प्रदेश इकाई आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूछती है, तो हमने देखा वो कहते थे पूरे विश्व के ऐसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है, इसलिए उनको राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने भी कहा कि जब बात तथ्यों की हो रही है और इनका घोटाला उजागर करना हमारा दायित्व है, तो बात शिक्षा की ही हो जाए। और इस विश्वास और इस उम्मीद से आज ये बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर करके कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे। बहुत भारी मन से एक बात कहेंगे, 1 रुपए का घोटाला भी हो तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। ये जो घोटाला आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें यह बताना बड़ा जरूरी है, 25 जुलाई 2019 को एक कंप्लेंट सीवीसी को आती है और इस कंप्लेंट में ऐसे तथ्य आते हैं कि कोई भी व्यक्ति चिंतित भी होगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ ये पापी अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए, लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट
जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई। कहा जाता है कि हम जो स्कूल है वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में यह भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, यह करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सीवीसी ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और 2.5 साल पहले करीब फरवरी 2020 में। तो पहला सवाल अरविंद केजरीवाल जी ये है, अगर आप ढोंग पाखंड और जो नौटंकी आप कर रहे हैं उसमें इतने व्यस्त नहीं थे, तो ये रिपोर्ट जो भेजी गई 2.5 साल पहले आपको, हमारे बच्चों की शिक्षा और क्लासरूम को लेकर जो घोटाला हुआ है, आपने इसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लिया तो 2.5 साल में क्या कार्रवाई करी? ये पहला प्रश्न है हमारा। और इस बार नाटक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तथ्य बहुत मजबूत हैं। सीवीसी की जो विवेचना करी उसने और जो तथ्य सामने आए, मैं आपके समक्ष रख के कुछ और सवाल पूछूंगा। सबसे पहले जो टेंडर की वैल्यू थी उसको बढ़ाते हुए जहां 90% तक कई जगह बढ़ा दिया गया, और यह धांधलेबाजी की ऐसी गई कि स्पेसिफिकेशंस में जनरल बातें लिखते हुए कहा गया कि इस वजह से हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अनुमान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब बताओ कि यह घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि आप पहले ही विवेचना के ये बताइए घोटाला कितना बड़ा है। 100-200 करोड़ रुपए तो अगर मैं निगल जाऊं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं हूं। वो विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के तहत 326 करोड़ रुपए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, 326 करोड़ रुपए। ये जो टेंडर का अमाउंट है उससे करीब 53% ज्यादा था। अब आप सब जानते हैं कि टेंडर जब आता है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं और सार्वजनिक रूप से हर ठेकेदार, हर व्यक्ति सरकार द्वारा जो टेंडर पेश किया गया उसमें सम्मिलित हो सके, तो अगर आप कोई बदलाव लाएंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं करती है। इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य आया है, ये जो बढ़ी हुई लागत थी, इसमें बनने थे
6,133 क्लासरूम, लेकिन बनाए गए 4,027। अब आप देखें करीब 33%, 1/3 तो हवाई हो गए, गायब हो गए। हर क्लासरूम बनने का एक बजट था, यह बजट बढ़ाया, वो भी इरेगुलर तरीके से। CPWD मैनुअल में जो कानून है, जो गाइडलाइंस है, उसकी अनदेखी करी, और जब बढ़ा दिया तो भी 6,133 क्लासरूम की बजाय केवल 4,027 बने। अरविंद केजरीवाल जी, ये कृपया करके बताइए, ऐसा फिर से प्रतीत होता है कि ये 33% क्लासरूम जो कम बने बढ़ी हुई लागत पे, ये भी घूम के काला धन आप ही की तिजोरी में आया है। क्या हमारे तथ्य गलत हैं? ये सवाल पूछने का हक तो दिल्ली की जनता को है ना। इसमें फिर अगली बात जो आती है, देखिए, घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है, जो सुबह शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है, क्योंकि ये जो विभाग है, मंत्रालय है, ये उन्हीं के पास है। जरूरत थी अतिरिक्त शौचालय जो हैं स्कूल में 160 की, बनाते कितने हैं? रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं 1214 की जरूरत है। कहां 160, कहां 1214। और सबसे दुखद मैं समझता हूं, इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर, ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। खबरदार अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए। और टॉयलेट में बैठकर हमारे बच्चे विद्या अर्जित नहीं करेंगे। उनके लिए क्लासरूम होने चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। टैक्स पेयर का रुपया है, ये टैक्स पेयर आज आपसे पूछता है, क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था। जितने अतिरिक्त क्लासरूम का नंबर बढ़ेगा, उतना रुपया अंदर आएगा। यह अरविंद केजरीवाल का मूल सिद्धांत था। इसके अलावा घोटाला किस स्तर का है, तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। इन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए स्कूल में, और 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने अनुदान लिया। जब इंस्पेक्शन हुआ है, कहां 29 और मिले कितने? 2। 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अनुदान हुआ, रुपया खर्च किया, और जब इंस्पेक्शन हुआ, सीवीसी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि जमीन पर केवल 2 थे। आपकी नियत में इतना खोट, इतना भ्रष्टाचार आपके अंदर, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार बह रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ये जो तथ्य हम बता रहे हैं, अगर हिम्मत हो, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के पटल पर आप ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। अगला तथ्य
और चिंतित कर देगा। जो सैंक्शन्ड अमाउंट था इन सभी प्रोजेक्ट का, यह करीब 990 करोड़ था, टू बी प्रिसाइज 989.26 करोड़। जो अवार्ड वैल्यू थी सारे टेंडर्स की, ये 860 करोड़। लेकिन खर्चा कितना हुआ? 1315 करोड़। अगर 860 करोड़ के टेंडर आपने दिए तो ये 1315 खर्च कैसे हुआ? क्या जनता हिसाब नहीं लेगी 450 करोड़ ये जो अतिरिक्त है उसका? और एक बड़ी बात मैं आपके समक्ष रख दूं कि ये घोटाला किस तरह का है। जब भी कोई सरकारी काम होता है तो गाइडलाइंस है, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल, जीएफआर और सीवीसी गाइडलाइंस है कि सरकारी ठेका जो है वो टेंडर से ही होगा, पब्लिक डोमेन में उसका आना जरूरी है। और जो बात अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, सवाल ठोक के जो पूछूंगा, कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया अरविंद केजरीवाल जी आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा। तो ये टेंडर आपने क्यों नहीं निकाला? ये इसलिए नहीं निकाला क्योंकि कुछ ठेकेदार जो कि अरविंद केजरीवाल के बड़े घनिष्ठ हैं, जिनसे घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी भरनी थी, अगर सार्वजनिक रूप पे टेंडर निकालते तो हो सकता है कि कम लागत पर, कम कीमत पर कोई और व्यक्ति अच्छी क्वालिटी के क्लासरूम बना देता, ज्यादा क्लासरूम बनते, लागत कम होती। लेकिन एक नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो जाता कि उनकी तिजोरी में रुपया नहीं आता, तो इसलिए टेंडर ही नहीं निकाला गया। और इसके साथ लिखा है कि जो भी आधे अधूरे क्लासरूम बने और टॉयलेट जिनको ये क्लासरूम मानते हैं वो पूरे भी नहीं किए गए और उसमें भी क्वालिटी इश्यूज हैं। ये जो बातें आपके समक्ष रखी हैं, इसका सारांश यही निकाला जा सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार है, वो कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो कहते हैं आई अरविंद केजरीवाल हियर बाय गारंटी यू 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ करप्शन। अगर आप करप्ट हैं, मेरे पास आइए, आपको सम्मिलित करना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों का भविष्य मेरे लिए चिंता और प्राथमिकता नहीं है। बच्चों का क्या है, मैं उनको टॉयलेट में बैठा दूंगा, टेबल देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को अपनी तिजोरी भरनी है। और इसीलिए जनता आज कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। सिर्फ छोड़ दीजिए तो ठेकेदारों को, उनसे बड़ी घनिष्ठता है, उनसे इनकी बड़ी मित्रता है। और आजकल जब सवाल पूछो तो नाटक अच्छा करते हैं। ना उनको, ना मनीष सिसोदिया को, ना उनके प्रवक्ताओं को यह पता है कि कितने क्लासरूम बने। और आबकारी घोटाला जब उजागर कर रहे थे तो हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता था, कहता था इतने ही दुकानें हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद दिन जैसे बदलता था आंकड़ा बदल देते थे। तो क्योंकि पारदर्शिता से प्रेरित नहीं है, नाटक से प्रेरित है, तो मैं इतना ही कहूंगा, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, आपका तो लगता है बस यही एक सपना
न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना जनता का माल अपना, यह है अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी, सारांश जो आज की प्रेस वार्ता है उसका इतना ही है कि 2.5 साल में विजिलेंस डिपार्टमेंट को जो सीवीसी की रिपोर्ट आई उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है, हमें प्लीज बताइए। यह प्रश्न नंबर 1 है। दूसरा, एक सरकारी कार्य होना था, आपने इसका टेंडर क्यों नहीं निकाला? जो अतिरिक्त क्लासरूम्स बनने थे, वाई नो टेंडर वॉज कॉल्ड फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल टिल द टाइम you and your party and your corrupt ministers are punished under the law of the land. You will not be spared. तीसरा, ये जो 500 करोड़ करीब करीब कॉस्ट एस्केलेशन बता रहे हैं, रिपोर्ट में भी आया है, ये भी आपने विदाउट टेंडर करी है। इसमें जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का पालन नहीं किया, सीवीसी की जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया, इसमें आपको क्या कहना है? चौथा और बड़ा अहम प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ये है कि क्या आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा के और उसको क्लासरूम की तरह जनता के बीच में रखा? क्या आप चाहेंगे कि आपका परिवार का कोई बच्चा बाथरूम में बैठकर शिक्षा अर्जित करे? यह पाप है, पाप। और इसीलिए हम कहते हैं आप नहीं, पाप है। ये जो सवाल पूछे गए हैं और जो तथ्य उठाए हैं, यह दिखाता है किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय में पहले घोटाला करते हैं, फिर आबकारी नीति का घोटाला सामने आता है, और जो शिक्षा मॉडल कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का वसूली मॉडल है। और इन्होंने हमारे बच्चों को भी नहीं बख्शा। जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी, आपका सारा नाटक निकल जाएगा अरविंद केजरीवाल जी। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से अपना सारा बल लगा देगी, सारी ताकत लगा देगी, लेकिन दिल्ली के बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं होने देगी। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव भाई। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी की से आपको संबोधित करें। आदेश जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी गौरव जी ने बहुत विस्तार से इस घोटाले के बारे में आपको बताया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि 2.5 साल आपने सीवीसी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। सीवीसी की फाइंडिंग्स को जो दिल्ली में आपके द्वारा जो स्कूलों में कमरे बनाए जा रहे थे, और उन कमरों पर जब जांच हुई सीवीसी की, तो जो फाइंडिंग्स थी वो 17 फरवरी 2020 को वो फाइंडिंग्स आपके पास आ चुकी थी। लेकिन विपक्ष के लगातार आरोप लगाने के बाद भी आपने वो फाइंडिंग्स जनता के सामने नहीं रखी। यह एक गंभीर मामला है, और गंभीर मामला इसलिए भी है कि आप स्वराज की बात करते करते शराब तक पहुंच गए।
स्वराज की और ईमानदारी की बात करते करते आपने शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आगोश में स्कूल विद्यालय भी नहीं बच पाए और इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण कमरों में बनाए जा रहे जो निर्माण किया जा रहा उसमें बड़ा घोटाला है। सीरीज ऑफ करप्शन, ये केजरीवाल सरकार सीरीज ऑफ करप्शन चला रही है। शराब घोटाला करते हैं, शराब के ठेकेदारों को दिल्ली के खजाने की लूट करने की छूट देते हैं और जब विद्या के मंदिर की बात आती है तो कमरे बनाने के नाम पर जो खुली लूट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि बिना टेंडर के आपने 500 करोड़ रुपया जो खर्चा किया उसका क्या हिसाब किताब है? जबकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल कहता है कि कोई भी टेंडर की जो टेंडर्ड कास्ट होती है उससे 10% से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो। अगर 10% से ज्यादा खर्चा होता है तो उसके लिए नया टेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया, इनके शिक्षा मंत्रालय पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने नहीं किया, तो जरूर इसमें दाल में कुछ काला था। जरूर आप अपने लोगों को ठेके दिलवाकर भ्रष्टाचार करना चाहते थे, किया है, इसीलिए आपने ऐसा नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपने कमरे बनाए उन कमरों को भी सही तरीके से नहीं बनाया गया। सीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि ना सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल्स का नियमों का पालन किया गया, न सीबीसी की गाइडलाइंस का पालन किया गया, न जनरल फाइनेंस रूल का पालन किया गया। और एक प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी आपके सामने जनता के समक्ष भी खड़ी करना चाहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी आपके सीरीज ऑफ करप्शन पर प्रहार करती है और उसको उजागर करती है तो आप सीरीज ऑफ ड्रामा शुरू कर देते हैं, बेचारा पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, नई नई स्क्रिप्ट लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये भ्रष्टाचार को उजागर जो हुआ है ये जनता के सामने रखने से भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। और यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि एक 15 बाई 20 का कमरा जो 300 स्क्वायर फीट होता है, उस कमरे की लागत कितनी है मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर एक टुकड़ी वाले कमरे की, पूरा आरसीसी का लेंटर नहीं पड़ा है, ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जिसमें गाटर और टुकड़ी से कमरे बनाए गए, वो 20 बाई 15 के कमरे की क्या लागत होगी? अगर 2000 स्क्वायर फीट 2000 पर स्क्वायर फीट भी होगा तो 6 लाख से ज्यादा इसकी लागत नहीं आती है। और मैं आज चुनौती देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को। 33 लाख रुपए उन्होंने एक कमरे पर खर्चा किया है। दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने भ्रष्टाचार में लुटाया है।
और मैं आज ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन से एक नोटिस जारी करने वाले हैं दिल्ली के उन तमाम बिल्डरों के नाम कि आइए और आप एक अपना कोटेशन दीजिए, आकर के निविदा दीजिए कि 15 बाई 20 का सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का जो कमरा है, टुकड़ी वाला कमरा, वो कितने में बनेगा है। केजरीवाल जी तो 33 लाख में बना रहे हैं। केजरीवाल ने 33 लाख का कमरा बनाया, आइए आप कितने में बनेगा। मैंने कई लोगों से बात की है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, लेकिन मैं आज ये प्रेस वार्ता में भी ये कहना चाहता हूं, और जब ये निविदा 3 दिन के बाद फिर भी एक बार प्रेस वार्ता करके सारे कोटेशन आपके समक्ष रखूंगा, तब वास्तव में आज केजरीवाल ने जो घोटाला किया है उसकी भी असलियत जनता के सामने आ जाएगी कि किस तरह केजरीवाल ने इस घोटाले के नाम पर शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, जहां बच्चों को टॉयलेट में पढ़ने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। दूसरी एक प्रमुख बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया, जिस कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, हर काम टेंडर से होता है। सरकार में कोई काम बिना टेंडर के नहीं हो सकता। उन्होंने मनमाने ढंग से एक ऐसे आर्किटेक्ट, एक ऐसे कंसल्टेंट जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के नजदीकी मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल में है, उनके नजदीकी बब्बर एंड बब्बर को इसमें बिना टेंडर के उन्होंने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए, और जांच की फाइंडिंग में पाया गया है कि बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट को भी बिना टेंडर के दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया। ये एक गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रश्नों का जवाब दें, और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लगातार जनता के बीच में हम उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो जी अंकित। देखिए, इस पे कोई द्वेष भावना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय राजनीति के मुंगेरी लाल हैं। वो तथ्यों से बहुत दूर हैं, और जो तथ्य हमने उठाए हैं ये उनकी पोल खोलता है। दी greed of Arvind Kejriwal is more important than the need of our children. ये जो लालच है धन अर्जित करने का, ये अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकता है। और बच्चों की जो पढ़ाई है वो तो टॉयलेट से भी हो सकती है। आज सवाल यह है, इस मंच से जो तथ्य हमने रखे हैं, जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही राजनीति में आया था, वो इतनी गंभीर एक रिपोर्ट आती है, 2.5 साल तक ठंडे बस्ते में क्यों रखी जाती है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, यह प्रश्न तो पूछा जाएगा। और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस निष्कर्ष पे आना कि आबकारी घोटाले की तरह इस घोटाले में भी अगर कोई मास्टरमाइंड और किंगपिन है, वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि जब आप ही निर्देश करोगे, आप ही रचना करोगे एक भ्रष्टाचारी स्कैम की, तो रिपोर्ट आने पे आप कार्रवाई क्यों करोगे? और ये सारे तथ्य जो रखे हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है
भाग केजरीवाल भाग। वो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। वो नहीं बताएंगे कि क्यों 2.5 साल तक कार्रवाई नहीं हुई। वो नहीं बताएंगे कि उनके हर मंत्रालय में एक घोटाला पकड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री 2 प्रदेश में थे, हम कहते हैं 100% करप्शन इन हेल्थ। 2 प्रदेशों में सरकार, 2 स्वास्थ्य मंत्री दोनों अरेस्ट हुए भ्रष्टाचार के आरोप में। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की पूरी सरकार में हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है। जिस जिस मंत्रालय का तथ्य हम रखेंगे तो वो इधर उधर की बात करने लगेंगे। टिम्बकटू टाइम्स में अभी लेख छपवा देंगे रुपया खर्च करके जनता का। सवाल यह है, अगर हमारे सवाल तथ्यों पे गलत हैं तो आप में यह मादा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, बाहर निकल के कहिए ये तथ्य गलत है, ये रिपोर्ट मुझे मिली, मैंने ये कार्रवाई करी, और विराम लगा दीजिए इन सभी प्रश्नों को जो हम पूछ रहे हैं। जी साहब। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो विश्वास मत है वो जनता का विश्वास आप पे है कि नहीं है। और जो बड़े मुद्दे हम उठा रहे हैं उससे विषयांतर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी दूसरे विधानसभा चुनाव, कभी कहेंगे 20-20 करोड़, 20-20 करोड़। अरे इधर उधर की बात ना कर, ये बता तू इतना भ्रष्टाचारी क्यों है। हमारे जो सवाल है उसका उत्तर दे दीजिए बस। देखिए, इतनी चिंता अगर अरविंद केजरीवाल जी को जनता की होती तो जो घोटाले उनकी नाक के नीचे उनके निर्देशों से हुए हैं जनता के समक्ष आते। और उनको बड़ा शौक है, एक टोल नंबर दे रहा हूं, फोन नंबर। आज अरविंद केजरीवाल जी का जो टोल नंबर है जनता की नजरों में वो है 420 9211 420। पहले 420 ही करते हैं, फिर 9211 हो जाते हैं, फिर एक और 420 ही पकड़ी जाती है। एक टोल नंबर बना दे, पता चल जाएगा। बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने का कार्य कर रहे हो, जनता तुम्हें पॉलिटिकल सिस्टम से फ्लश कर देगी, याद रखना। थैंक यू एवरीवन। बच्चे सुरक्षित है। अभी तो शराब घोटाले की जांच चल ही रही है, इसकी कड़ियां जोड़ने में एजेंसीज लगी ही हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने पदों पे न रखा जाए। अभी इसकी लड़ाई तो चल ही रही है, चार्जशीट आनी अभी बाकी ही है। तब तक हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संजय जी ने जो परिचय दिया, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। ठीक 2 मिनट पहले भी मेरी वहां उपस्थित लोगों से बात हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि यह पंखा गिर क्यों जाता है, यह गिरने का सिलसिला ऐसा क्यों चल रहा है दिल्ली में।
अरविंद केजरीवाल गैंग का चरित्र तो गिर ही रहा है, बच्चों के ऊपर पंखे गिर रहे हैं। अभी तो किसी दिन यह भी समाचार आ सकता है कि स्कूल का आधा हिस्सा ही गिर गया। कई ऐसे स्कूल हैं जो मैं विजिट करके भी आपके सामने खड़ा हूं। सर्वोदय कन्या विद्यालय, मलकागंज का विद्यालय ऐसा ही है, कोई जाकर के देख ले। और ऐसे ऐसे कम से कम 400 विद्यालय है जो कभी भी गिर सकते हैं। पंखा क्यों गिर रहा है, अगर इसका छोटा सा हम आपको डिटेल्स दें तो शायद आपको याद आए, हमने एक केस किया है। हरीश खुराना ने, प्रवेश वर्मा ने, नीलकांत बख्शी, ये सब लोग इसमें कंप्लेनेंट है। और हमारी उस कंप्लेन को लोकायुक्त महोदय ने भी माना कि इसमें गड़बड़ी है और चीफ सेक्रेटरी से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन आपको याद होगा, हम लोगों को ये आवाज उठाने के कारण हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मनीष सिसोदिया जो करप्ट नंबर 1, जिनको दिल्ली में एक्यूज नंबर 1 सब कह रहे हैं, और उसी केस में जब आती है जानकारी की रिपोर्ट दिया जाए तो रिपोर्ट जो सामने आती है आप सबको चौंका देगी। हमने केस किए थे कि 5 लाख रुपए के कमरे 25 लाख में बन रहे हैं। 5 का 25, ऐसा दिल्ली के लोग सन्न थे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है तो आप सभी को जान करके दुख होगा कि ये रिपोर्ट कह रही है कि ये 5 का 25 नहीं, ये 5 लाख का 33 लाख है। ये 5 का 33 हो गया है। ये हमारे दिल्ली के विद्यालयों की शिक्षा की व्यवस्था। जो कमरा बन सकता है 5 लाख में, वो इन्होंने बनाया 33 लाख में। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी चौंक जाएगा कि जिस शिक्षा की बात करते हैं उसका देखिए स्थिति क्या है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। मैं समझता हूं दिल्ली नहीं, पूरे दुनिया में यह अनोखी लूट हुई होगी जहां कमरे बनाने में 5 का 33 तो हो रहा है, लेकिन टॉयलेट को भी कमरा में गिन लिया गया। यह रिपोर्ट कह रही है इन 194 schools 1214 toilets were constructed. Toilets were counted and projected as classrooms by Delhi government. भ्रष्टाचार की ऐसी भूख, मैं समझता हूं यही कारण है जहां आज एक बच्ची जीवन मौत से जूझ रही है, चलता हुआ पंखा गिर जा रहा है। अगर इस देश में, दिल्ली में कोई भी सुनेगा दिल्ली के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पंखा गिर जाता है, उस अभिभावक की स्थिति क्या होगी? दिल्ली सरकार में स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों की स्थिति क्या होगी? और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन उसके बाद भी बड़े बेशर्मी से इसको सर्वश्रेष्ठ ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने की बात करते हैं लोग। आपको जान के दुख होगा, अभी तो शुक्र है बेटी की जान अभी लगता है कि बच सकती है, मगर इसके ऊपर उनका जवाब नहीं आएगा। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल गैंग का जवाब इस पे नहीं आएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्कूलों में, जिसके कारण पंखे गिरते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाट इज सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कड़ी कुंडी की छत, जो बहुत ही मजबूरी में बनाई जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है। दिल्ली के इतने लाखों बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों, परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों नहीं? अगर इसके तह में जाएंगे तो एक और भी बड़ी सी
कहानी आपको सामने दिखाई देगी। मेरा मानना है ये इन्होंने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर कड़ी कुंडी की छत बनाने के साथ ही इन्होंने दिल्ली सरकार में पढ़ रहे हमारे बच्चों को खतरे में डाल दिया। और ये सारी जानकारी तो तब आई है जब कोर्ट ने एसीबी जांच शुरू करने के जल्दी की आदेश किया। लोकायुक्त ने मान ही लिया इसमें कुछ गड़बड़ी है, रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन आप सोचिए, बात यही तक नहीं है। जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र साढ़े 350 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है, बाकी 1024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं। यहां कोई रमन नहीं निकल सकता, यहां कोई वैज्ञानिक नहीं निकल सकता। और उस शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते ये थकेंगे नहीं। हमारी आवाज को आप मानहानि लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको यह जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। मुझे लगता है कि इस बात को उठाने के बाद निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन जवाब इसी मुद्दे पे देना चाहिए। इसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना, शराब घोटाले के प्रश्नों की तरह। आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इसका जवाब मात्र मनोज तिवारी या शहजाद पूनावाला, संजय मयूख नहीं चाहते, इसका जवाब दिल्ली की जनता चाहती है। मेरा आग्रह है माननीय शहजाद पूनावाला जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। अभी विस्तृत रूप से पूर्व दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने शिक्षा घोटाले की, क्लासरूम घोटाले की बात रखी है। 1 पे 1 फ्री से 5 का 33 ये मॉडल है। और मॉडल क्या है? भ्रष्टाचार के ठेकेदार कहे भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई इंक्वायरी हो जाए, कोई जांच हो जाए तो चिल्लाए ये अत्याचार अत्याचार, और फिर असेंबली में बैठकर करे ड्रामा और दुराचार। देखिए मित्रों, आज सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है। आपने देखा होगा परसों नोएडा में 2 टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किए गए। पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये 2 ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे हैं? मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। और अब जब हम सवाल पूछते हैं कि इस मधुशाला में जिस प्रकार से हुआ घोटाला, तो अब ये जवाब देने के बदले कभी न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाते हैं, कभी एलजी पर चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी 2024 चले जाते हैं, कभी असेंबली में पहुंच जाते हैं। असेंबली में किसी भी बहुमत टेस्ट की जरूरत नहीं है। जनता जो है वो करप्शन का टेस्ट चाहती है, कॉन्फिडेंस का टेस्ट नहीं चाहती। जनता करप्शन का टेस्ट करवाना चाहती है, आप कॉन्फिडेंस का टेस्ट करवा रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि असेंबली में बहुमत के कॉन्फिडेंस को साबित करने की जरूरत नहीं है। जनता में यदि कॉन्फिडेंस है आपको तो जाकर जवाब दीजिए। देखिए 38 दिन हो चुके हैं। 38 दिन का मतलब लगभग 43 लाख सेकंड।
43 लाख सेकंड से हमारे 15 सवाल शराब घोटाले को लेकर वही हैं। और इस मंच पर चाहे मीनाक्षी लेखी जी हो, चाहे परवेश वर्मा जी हो, सुधांशु त्रिवेदी जी हो, गौरव भाटिया जी हो, संबित पात्रा जी हो, आदेश गुप्ता जी, हरीश भाई, मनोज तिवारी जी या मैं, हम लगातार वही 15 सवाल पूछ रहे हैं। हमारे वो 15 सवालों में एक भी रुपए की तब्दीली नहीं हुई है आज तक। 38 दिन जब से सीबीआई प्रोब के आदेश दिए गए, 33 लाख सेकंड्स। परंतु आपने देखा होगा कि इन 38 दिनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हर रोज एक नए मुद्दे को उठाती है और गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश करती है, और भरसक प्रयास उसका यही रहता है कि हमसे शराब घोटाले पर या शिक्षा घोटाले पर सवाल कतई ना पूछे जाए। इसलिए मैं वो सवाल बहुत संक्षेप में आपके सामने फिर से दोहराना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर बोलेंगे, मनीष सिसोदिया अगर बोलेंगे, तो इस मुद्दे पर बोलेंगे, ना कि उधर उधर की बातें करेंगे। वो सवाल क्या थे जो हमारे तमाम नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने उठाए? कमीशन 2.5% से 12% क्यों हुई? रवि धवन कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन, जिसमें लॉटरी सिस्टम था, होलसेल सिस्टम गवर्नमेंट के पास रखना था, उसको क्यों इग्नोर किया गया? अगर ये पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, इतनी अच्छी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट लिकर पॉलिसी थी, शराब पॉलिसी इससे बेहतर हो नहीं सकती थी, तो वापस क्यों लिया? मतलब कि आपने माना इसमें घोटाला था। ऑपरेशनल पीरियड जो था लाइसेंसेस का, उसको मनीष सिसोदिया ने क्यों और किस आधार पर बढ़ाने का काम किया? 50 रुपए प्रति क्रेट का डिस्काउंट इंपोर्टेड लिकर पर क्यों दिया गया, वो भी वायलेशन करके, नॉर्म्स के, रूल्स के? क्यों 144 करोड़ का वेवर कोरोना के नाम पर दिया गया? और बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे, दिल्ली में स्कूल के गरीब बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे, पर दरिया दिली दारू वालों के लिए, ठेकों वालों के लिए, कि उनके लिए वेवर दे रहे थे, और वो भी कानून तोड़कर। वेवर देना एक विषय है, कानून तोड़कर वेवर दिया जा रहा था। वो क्यों दिया जा रहा था? 30 करोड़ की एमडी किस प्रकार से रिफंड की गई? किस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आने दिया गया रिटेल में? किस प्रकार से होलसेल जो कंपनीज थी, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उसको आने दिया गया, जो कि वायलेशन था एक्साइज पॉलिसी का? और इसी मंच से सुधांशु त्रिवेदी जी, हरीश खुराना जी और परवेश वर्मा जी ने तो वो शोकॉज नोटिस भी दिखाई। वो शोकॉज नोटिस थी जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दी गई थी, 2021 अक्टूबर में दी गई थी, कि इस कंपनी ने वायलेशन किया है। इसके ऊपर आज तक क्या कार्रवाई की एक्साइज डिपार्टमेंट और मनीष सिसोदिया ने? कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पंजाब के लिए उनको वहां से आ रहा था इनकमिंग, पंजाब चुनाव के लिए इनकमिंग शराब माफिया से आ रहा था, तो अपनी ही सरकार के द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक आंकड़ा आपको मैं बताना चाहता हूं, बार बार मनोज तिवारी जी ने बताया है कि दारू की सेल तो भरपूर बढ़ी, 70-80% विस्की, वाइन, सबकी सेल बढ़ी, सरकारी खजाने में सेंध लगी। और किस प्रकार से सेंध लगी, आप ही के मीडिया वालों ने इसको एनालाइज करके बताया है। अगर 750 ml की बोतल हो, और इन चीजों में आम आदमी पार्टी ज्यादा समझती भी होंगी इन चीजों को, 750 ml की बोतल हो जिसकी कॉस्ट 550 रुपए की हो, तो इसमें ओल्ड पॉलिसी के तहत ठेके वाले को 33 रुपए मिल रहे थे, और सरकारी खजाने में 330 रुपए आ रहे थे। ठेके वाले को 33 रुपए, सरकारी खजाने में 330 रुपए। चलिए, कम से कम सरकारी खजाने में आता है तो गरीबों के लिए खर्च किया जा सकता है। और जो नई पॉलिसी लाई केजरीवाल जी एंड कंपनी ने, और वो केजरीवाल जी एंड कंपनी ने ऐसी पॉलिसी लाई कि ठेके वाले को 33 रुपए के बदले 363 रुपए मिलने लगे। 1000 गुना का मुनाफा, 1000 गुना का सुपर प्रॉफिट मिला। और सरकार को 330 रुपए 750 ml की बोतल पे मिलते थे, उसको मात्र 8 रुपए। 4000% का नुकसान, मतलब 4000% का नुकसान सरकार का करवाकर 1000% प्रॉफिट करवाया। इसको मैं कहता हूं रिवर्स रॉबिनहुड। रॉबिनहुड की कहानी तो बच्चों ने आपकी सुनी होगी, आपने सुनी होगी। रॉबिनहुड अमीरों से लेकर गरीबों को देता था। दिल्ली में रिवर्स रॉबिनहुड है, ये गरीबों का पैसा मारकर ये शराब माफियाओं की जेबें भर रहे थे, शराब माफियाओं की जेबें भर रहे थे, और वो भी कोरोना काल में। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो ट्विन टावर्स ऑफ करप्शन है दिल्ली में, इसमें हर रोज एक नया फ्लोर बढ़ते जाता है। भारत रत्न मिले ना मिले, भ्रष्टाचार का रत्न मिलना तय है। जिस प्रकार से एक के बाद एक नया तल भ्रष्टाचार का बनाया जाता है इनके द्वारा। अभी अभी इन्होंने वर्णन किया है
कि शिक्षा घोटाला कैसा हुआ। मैं बस इसमें एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं। ये उस बेटी की तस्वीर है, ये बेटी है जिसके ऊपर वो पंखा गिरा है, जिसके बारे में अभी आदरणीय मनोज जी जिक्र कर रहे थे। अभी तो उन स्कूल में जाना खतरे से कम नहीं है। खतरों के खिलाड़ी है तो दिल्ली की सरकारी स्कूल के कमरे में घुसिएगा, क्योंकि यह सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर पूरे के पूरे करप्शन के सीमेंट से बनाया गया है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 5 लाख से बढ़कर 33 लाख। और देखिए कितना भद्दा मजाक किया जाता है। टॉयलेट को क्लासरूम बताते हैं। हम इनसे पूछते थे डिबेट में, बार बार डिबेट में हम पूछते थे, हरीश भाई मैं, कि 500 नए स्कूल का था वादा, 850 ठेके तो आपने खुलवाने का प्लान बनवा दिया। जरा ये बताइए कि स्कूल कहां है नए? कहां है ये स्कूल जहां पर प्रिंसिपल है, ग्राउंड है, साइंस कॉमर्स सिखाते हैं, जहां पर ईडब्ल्यूएस को सीट देते हैं? कहां है ये स्कूल जहां पर 40,000 से ज्यादा टीचर के पोजीशन वेकेंट है, 22,000 गेस्ट टीचर नहीं है? कहां है ये स्कूल? दिखाइए तो, एक तो स्कूल दिखाइए। तो ये बताते थे हमने क्लासरूम बना दिए, हमने क्लासरूम बना दिए। ये क्लासरूम क्यों बना रहे थे ये भी समझ में आ रहा है, परंतु अब पता चल रहा है सीवीसी की रिपोर्ट से कि टॉयलेट को क्लासरूम बना रहे, टॉयलेट को क्लासरूम बता रहे। इसीलिए देखिए मैंने 2 तस्वीर इंटरनेट से निकाली है, ये जरा दिखाइएगा केजरीवाल जी को। इसको क्लासरूम कहते हैं। दिस इज क्लासरूम। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, क्लासरूम में बेंच होती है, क्लासरूम में स्टूडेंट बैठते हैं, वहां पर उसको मंदिर कहते हैं हम लोग, उधर शिक्षा दी जाती है। ये क्लासरूम है, जरा दिखा दीजिएगा ये क्लासरूम। दिस इज हाउ क्लासरूम लुक्स। और ये है टॉयलेट। टॉयलेट में जो है दरवाजा होता है, टॉयलेट सीट होती है, फ्लोर होती है, मग्गा होता है, ये सारी चीजें होती है। तो क्लासरूम और टॉयलेट अलग अलग होते हैं। कृपया करके टॉयलेट को क्लासरूम गिनाकर अपनी उपलब्धि ना दिखाएं। अगर ऐसी ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जहां पर टॉयलेट को क्लासरूम बताया जा रहा है तो भगवान बचाए हमारे बच्चों को। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना है कि मत कहो अत्याचार अत्याचार, मत करो असेंबली में ड्रामा और दुराचार, और ये बताओ कि क्यों किया शराब और शिक्षा में इतना व्यापक भ्रष्टाचार। मित्रों आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अरुण धामा सीएम। देखिए ये लोग आजकल जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, हालांकि उनकी मास्टरी है, वो डाइवर्टिंग इशू डाइवर्टिंग मास्टर हैं, लेकिन इनके स्कूलों में 16,400 से ज्यादा शिक्षकों का अभाव है। आप कह देते हैं हम 20,000 नए क्या 22,000 नए कमरे बनाए, तो उसमें टॉयलेट आ गया है तो अलग बात है, लेकिन अगर नए कमरे बनेंगे तो पढ़ाएगा कौन? सिंपल सी बात है कि अगर नया कमरा बनेगा तो उसमें कोई घोष तो पढ़ाएगा नहीं, किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी टीचर की संख्या बिल्कुल ही नहीं बढ़ी, चूंकि इनको इशू को डाइवर्ट करना है और ये लगातार जो बातें कहते हैं। मैं इनकी मास्टरी को देखते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि कायदे से तो इनको चुल्लू भर पानी में समाधि लेनी चाहिए, लेकिन ये सहारा लेते हैं गांधी जी की समाधि की, अब वो चलने वाला नहीं है सर। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अलग प्रश्न का सवाल ही नहीं। हाँ चलिए धन्यवाद धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे हम लोग बाहर। को 2.5 साल तक आम आदमी पार्टी सरकार ने दबाकर रखा।
जब माननीय उपराज्यपाल जी ने पत्र लिखा तब सीवीसी ने बताया कि हमने ये जांच की रिपोर्ट 2.5 साल पहले 17 फरवरी 2020 को ये सौंप दी थी दिल्ली सरकार को। लेकिन दिल्ली सरकार जिसने स्कूलों, विद्यालय, विद्या के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा अपने भ्रष्टाचार के कामों से, उसमें भी भ्रष्टाचार कर डाला, उस सरकार ने वो रिपोर्ट को ना तो सदन पे रखा ना ही पब्लिक डोमेन में बाहर किया। और जब वो सीबीसी की फाइंडिंग सामने आई तो उससे बहुत सारी बातें ऐसी पता लगी कि अरविंद केजरीवाल जहां एक और शराब माफिया से मिलकर हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिस स्कूल की शिक्षा की बात वो जगह जगह करते हैं, वो स्कूलों को जाकर भी उन्होंने नहीं बख्शा। बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने पर मजबूर करने वाली दिल्ली सरकार कमरे बनाने में भी घोटाला किया है। बहुत टेक्निकल बारीकियों में नहीं जाते हुए एक कमरा जो 18 बाई 20 का जो टुकड़ी का कमरा होता है, जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें गाटर, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग और जो सारे काम करके वो एक कमरा 18 बाई 20 का इन्होंने 33 लाख रुपए का ठेका देकर 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, फिर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि 500 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया है। एक और नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही है। सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल्स हो, सीवीसी की गाइडलाइन हो, टेंडर करने की प्रक्रिया हो, कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट नियुक्त करने में धांधली हो, इन सब बातों को तो एक तरफ हम देखते ही हैं, दूसरी तरफ सिर्फ एक लेमैन की तरह, सिर्फ एक आम इंसान की तरह अगर देखें तो दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए दिल्ली के स्कूलों में बनाए जाने वाले कमरों में भी पैसे कमाने का यंत्रणा ढूंढ ली। उन्होंने पैसे कमाने का भ्रष्टाचार किया है और सीधे साफ दिख रहा है। इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। हमारे सामने एक टेंडर बॉक्स है। कल हमने घोषणा की थी कि हम दिल्ली के अंदर ये अनाउंस करेंगे कि दिल्ली के तमाम बहुत से कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, ठेकेदार जो काम करते हैं उनसे राय लेंगे। तो राय लेना एक बात होती है, लेकिन मैंने उनसे कहा अगर आपको काम करना पड़े तो आप कितने में ये 18 बाई 20 का टुकड़ी का कमरा बना दोगे। सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन उनको रखे सामने। तो कल जब हमने अनाउंसमेंट किया तो कल से आज तक कुछ लोगों ने टेंडर यहां डाला है। मैं आपके सामने वो टेंडर को ओपन करूंगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि ये कमरा इतने में बन जाता है, लेकिन आपने तो इसको 33 लाख रुपए में देकर दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को भ्रष्टाचार में उड़ाने का और लूटने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। और शायद यही कारण है कि बौखला गए। वो बौखला के कल रात को तो इतनी बौखलाहट हो गई कि ऊल जलूल आरोप उपराज्यपाल जी के ऊपर, कभी कुछ कह रहे थे, कभी मुद्दे को भटका रहे थे। तो मैं कहूंगा कि इस टेंडर बॉक्स को शुभेंदु जी खोलें और इसमें से कोटेशन निकालें ताकि उन कोटेशन की बात मैं आपके सामने रख सकूं।
साथियों, ये टेंडर बॉक्स से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की असलियत पता लगेगी कि उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। देखिए, अभी हमने एक दिन के अंदर जब ये टेंडर की बात कही तो पांच कॉन्ट्रैक्टर ने अपना ये किया। मैं कहूँगा कि इसको खोल के जरा एक बार इसको एनवेलप को खोल दें। ये MSDV इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसने ये कोटेशन में ये कहा है कि हम ये कमरा जो 18 बाई 20 का है इसको 1850 रुपये स्क्वायर फीट में बना सकते हैं, जिसकी कीमत 6,66,000 बैठती है। 6,66,000 जो 33 लाख में कमरा बनाया केजरीवाल ने, वो 6,66,000 में बन सकता है। एक दूसरी कोटेशन, ये राजकुमार सचदेवा जी, इन्होंने ये कहा है 1760 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम बना सकते हैं, जिसको 6,33,600 रुपये होता है। 6,33,600 में बन सकता है कमरा था, लेकिन इन्होंने 33 लाख खर्चा किया है। ये शर्मा एसोसिएट्स हैं, इन्होंने ये कमरा 1680 पर स्क्वायर फीट, जिसकी कुल कीमत 6,04,800 और बाकायदा लिखा है इसके अंदर ब्रिक वर्क है, स्लैब वर्क है, प्लास्टर वर्क है, फ्लोरिंग है, डोर है, विंडोज है, पेंटिंग है, पॉलिश है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं। सारा काम 6,04,000 में हो सकता है। केजरीवाल जी, आपने ये पैसा, जनता का पैसा बहाने का काम किया है। 33 लाख रुपए में ये कमरे की कीमत आपने दी है। दूसरा, लक्ष्मी दत्ता इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ये कहा है कि 1760 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम इसको 6,33,600 रुपये में बना सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने इसकी कीमत को, अनिल कुमार दीवान जी, इन्होंने 2500 पर स्क्वायर फीट से कीमत इसमें कोट की है। तो ये सारे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये तो 5 हैं। दिल्ली में 5,000 भी कॉन्ट्रैक्टर आज मिल जाएंगे, जो दिल्ली के अंदर इन सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर को 6 लाख में, कोई 5.5 में, कोई 7 में बना सकता है। फिर केजरीवाल जी, आपने ये पैसे 33 लाख रुपए जनता का पैसा, खून पसीने की कमाई को लूटने का जो काम किया है, आपने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। शराब माफिया से तो आपने मिलकर हजारों करोड़ का चूना लगाया ही है। आपने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, नहीं बख्शा है। दिल्ली के शराब और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस घृणित भ्रष्टाचार के काम की जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त करे कि उन्होंने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। मैंने ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से आपके सामने रखी है कि किस तरह इन्होंने 5-6 लाख रुपए का कमरा बनने वाले का 33 लाख रुपए, 33 लाख में ये जो खर्चा किया है, इसका जवाब केजरीवाल और सिसोदिया दे, और जो शिक्षा और शराब मंत्री हैं उनको बर्खास्त करे, जिन्होंने घोटाला किया है, जो उसके मुख्य, जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों संभाल रखे हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो? कोई नहीं है, धन्यवाद जी। रचना जी। सर, अभी मनीष सिसोदिया ने पीसी किया, उनका कहना है कि जो बीजेपी सवाल पूछ रही थी, हमने तो सारे जवाब दे दिए हैं और हमने हर सवाल का जवाब दिया है। अब इनके पास सवाल ही नहीं बचे और कभी कहते हैं कि घोटाला हुआ
करोड़ का घोटाला हुआ है, कभी कहते हैं 144 करोड़ का, और कभी कहते हैं 30 करोड़ का। देखिए, ये मंत्री जी ने खुद ही, सिसोदिया जी ने स्वीकार कर लिया कि हमने चोरी की है, लेकिन आप ये बता दो कि कितने की है। तो चोरी की जांच से ही पता लगेगा कितने की है, पहली बात। दूसरी बात कि मनीष सिसोदिया जी, आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि आपने किस लालच में, किस दबाव में शराब माफिया के कमीशन को 2% से बढ़ा के 12% किया। दूसरी बात, आज के सवाल पे आए तो आपने क्यों 2.5 साल तक सीवीसी की रिपोर्ट को दबा के रखा? क्या डर था आपको? जब आज ये सारी जांच, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं तो आपकी बौखलाहट सामने दिख रही है। आप ईमानदारी की बात करें तो कट्टर बेईमान लोग निकले आप। धन्यवाद। सर, मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने सारी जांच करा ली, पहले शराब चिल्लाते रहे, जब किसने जांच कर ली? मतलब सरकार से उन्होंने सारी जांच करी, भाजपा को उन्होंने आरोप लगाया है। इन जांच किससे कराई? मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई ने जांच कर ली है। सीबीआई ने जांच कर ली। सर, वो तो कह रहे हैं कि हाँ, तो सर मेरा सवाल ये कि उन्होंने कहा कि पहले वो शराब चिल्लाते रहे, सारी जांच कराई, जब उससे कुछ नहीं निकला तो वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है। देखिए, जवाब कोई नहीं उनके पास। ना तो शराब में भ्रष्टाचार का जवाब दिया, ना स्कूल में भ्रष्टाचार किया उसका जवाब दिया। अब जवाब नहीं दे रहे तो मुद्दे को घुमाने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने ही पॉलिसी बनाई थी, जिसको उन्होंने ही ड्राफ्ट किया, उसी को नहीं माना। प्रधानमंत्री का दबाव है सीबीआई पे कि मुझे 2-3 महीने के लिए जेल में रखना है। ये किसने कहा है? क्या ये सारी बातें झूठ पर आधारित हैं और वो झूठ बातें बहुत करते हैं और मुझे लगता है सपने देख रहे हैं वो। धन्यवाद।